अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। जो 3 क्वांटम नंबर हमने पढ़े तो वो हमने कहा था कि ये जो है ना ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से जो है ना डिराइव होते हैं, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर का कोई कंसर्न नहीं है किसके साथ, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के साथ। सो ये हम लिख लेते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम क्वांटम number, spin quantum number has no concern with Schrodinger wave equation, Schrodinger wave equation। स्पिन क्वांटम नंबर का कोई कंसर्न नहीं है किसके साथ, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के साथ। यानी कि ये जो है ये ऐसा क्वांटम नंबर है, एमसीक्यूज भी आ सकती है कि वो कौन सा जो है ना क्वांटम नंबर है जो कि डिराइव नहीं हुआ है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। तो आप क्या टिक करोगे, स्पिन क्वांटम नंबर को टिक करोगे। सो इसके बाद हम बढ़ते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में। स्पिन क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्पिन quantum number is represented by s। ये किससे रिप्रेजेंट होता है, s से। इससे पहले हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को पढ़ा, उसको हम किस से रिप्रेजेंट करते थे, स्मॉल n से। इजीम्यूथल क्वांटम नंबर l से, उसको स्मॉल l से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल m से। तो इस वजह स्पिन क्वांटम नंबर को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, s से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गई इसकी। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे पास जितनी भी अल्कली मेटल है, जितनी भी हमारे पास क्या है, अल्कली मेटल है। अल्कली मेटल शायद आप जानते होंगे, अल्कली मेटल हम किसको कहते हैं, ग्रुप फर्स्ट ए की जो एलिमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, अल्कली मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन। सो हम लिख लेते हैं ये सारे हमारे पास क्या है, अल्कली मेटल है। हाइड्रोजन के अलावा लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम, इन सब को हम क्या कहते हैं, अल्कली मेटल कहते हैं। और इन सब के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये भी आप लिख लो कि अल्कली मेटल के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से एक जो है ना अल्कली मेटल ले लेते हैं, हम सोडियम ले लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। तो हम यहाँ पर सोडियम की एटम को ड्रा कर देते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये सोडियम के एटम का हो गया क्या चीज, न्यूक्लियस। और इनमें फर्स्ट शेल हो गया, ये हो गया सेकंड शेल, और ये हो गया थर्ड शेल, ये हो जाएगा फोर्थ शेल। अब ये इनका न्यूक्लियस है। इसके जो फर्स्ट शेल है सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। सेकंड शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 8, टोटल हो गए 10। और इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हम क्या करते हैं, जब हम इस सोडियम मेटल को, ये जो अल्कली मेटल है, इसको हम हीट करते हैं। तो जब हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, मींस जब हम इसको हीट करते हैं तो इनका जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये जंप कर देता है इनर शेल से आउटर शेल में। इस शेल से जंप कर देता है इस शेल में, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाता है। अब क्या होता है, कुछ टाइम बाद ये हम लिख लेते हैं, चलो हम लिख लेते हैं, व्हेन
when we heat the alkali metal, when we heat the alkali metal, it move from lower shell to outer shell। मैंने क्या लिखा, जब हम हीट करते हैं तो इसके एल्कली मेटल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वो जंप कर देता है किस में, इनर शेल से आउटर शेल में। तो कुछ टाइम बाद हमारे पास क्या हो जाता है, ये जो इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में गया है ये एनर्जी को रिलीज कर देता है और अपने शेल में वापस आ जाता है। तो ये भी हम लिख लेते हैं, आफ्टर सम टाइम electron move from outer orbit या outer shell to inner shell by emitting of energy। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये ऊपर शेल से निचले शेल में आ जाता है, क्या कर देता है, एनर्जी को एमिट कर देता है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो एनर्जी रिलीज हुई इसको हम पास कर देते हैं किस चीज पे, स्पेक्ट्रोमीटर पे हम इसको पास कर देते हैं। तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाता है, स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो बन जाते हैं, स्पेक्ट्रल लाइन। तो यहां पर हमारे पास बन जाता है क्या चीज, स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो हमारे पास बन जाता है, स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो हमारे पास क्या हो जाता है, बन जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है ये हमारे पास फर्दर डिवाइड हो जाता है किस में, डुप्लेट स्ट्रक्चर में। किस में, डुप्लेट स्ट्रक्चर में। तो इसको हम क्या कहते हैं, डुप्लेट स्ट्रक्चर। तो ये हम लिख लेते हैं, when we passed, जब हम पास करते हैं किस चीज को, ये जो एनर्जी है जो इसने एमिट की है स्पेक्ट्रोमीटर में से, तो स्पेक्ट्रल लाइन बन जाते हैं और इससे हमारे पास डुप्लेट स्ट्रक्चर जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये हम लिख लेते हैं, when we passed the energy through spectrometer, स्पेक्ट्रल लाइन आर फॉर्म्ड। हमारे पास क्या बन जाती है, स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो बन जाती है, स्पेक्ट्रल लाइन आर फॉर्म्ड। स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो हमारे पास क्या हो जाती है, बन जाती है। अब इसके बाद क्या होता है, स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो हमारे पास क्या होती है, बन जाती है। इसके बाद क्या होता है, हमारे पास जब ये स्पेक्ट्रल लाइन जो है ये मजीद डिवाइड हो जाते हैं डुप्लेट स्ट्रक्चर में। सो हम लिख सकते हैं, स्पेक्ट्रल लाइन आर फॉर्म्ड एंड स्पेक्ट्रल लाइन आर फर्दर डिवाइडेड into पेयर ऑफ लाइंस। ये हमारे पास पेयर ऑफ लाइंस में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है।
ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है ये पेयर ऑफ लाइन में डिवाइड हो जाती है, नोन एज, उस पेयर ऑफ लाइन को हम क्या कहते हैं, नोन एज, उस पेयर ऑफ लाइन को हम कहते हैं डबलेट स्ट्रक्चर। उसको हम क्या कहते हैं, डबलेट स्ट्रक्चर कहते हैं, डबलेट स्ट्रक्चर। सो ये हमने डिस्कस किया कि जब हम अल्कली मेटल को हीट दे देते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में मूव कर जाता है, ये हमने लिख लिया। सम टाइम बाद, कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, ये जो इलेक्ट्रॉन ऊपर गया है ये अपनी एनर्जी को रिलीज कर देता है और ये आउटर शेल से इनर शेल में आ जाता है। तो जब हम इस एनर्जी को स्पेक्ट्रोमीटर में से पास करते हैं तो ये बना देता है किस चीज को, स्पेक्ट्रल लाइन को, और ये स्पेक्ट्रल लाइन जो है ये मजीद पर डिवाइड हो जाती है ड्यूबलेट स्ट्रक्चर में। ये मजीद किस में डिवाइड हो जाती है, ड्यूबलेट स्ट्रक्चर में। तो ये हमने लिख ली। अब हम डिस्कस करते हैं ये ड्यूबलेट स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए गोल्डस्मिथ, इसको किसने एक्सप्लेन किया था, गोल्डस्मिथ एंड अहलेनबेक ने। सो हम लिख लेते हैं गोल्डस्मिथ एंड अहलेनबेक, एंड अहलेनबेक explain, Ahlenbeck explain the doublet structure, the doublet स्ट्रक्चर। तो उसने क्या कहा कि हमारे पास ये जो डुबलेट स्ट्रक्चर है ये किस वजह से बनता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व भी करता है और ओन एक्सिस में भी रोटेशन शो करता है। ये जो ओन एक्सिस में रोटेशन शो करता है इलेक्ट्रॉन, इसको हम कहते हैं सेल्फ रोटेशन। और ये सेल्फ रोटेशन जो है ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, डुबलेट स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। सो हम लिख लेते हैं, यहां पर देख लो, इलेक्ट्रॉन जो है ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द भी रिवॉल्व करता है, जैसे कि हमारे पास सन के इर्द गिर्द अर्थ जो है वो क्या होती है, रिवॉल्व करती है। इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द भी चक्कर लगाता है, रिवॉल्व करता है और अपने ओन एक्सिस में भी रोटेशन शो करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन की ओन एक्सिस रोटेशन है उसको हम क्या कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये ऐसे रिवॉल्व करता है और अपने ओन एक्सिस में भी रोटेशन शो करता है, अपने ओन एक्सिस में क्या करता है, रोटेशन शो करता है। तो जो ओन एक्सिस में जो रोटेशन शो करता है उसको हम कहते हैं सेल्फ रोटेशन। इसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ रोटेशन। तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ रोटेशन। सो उसने क्या कहा, गोल्डस्मिथ एंड ऑहलेनबेक ने, सेल्फ रोटेशन इज रिस्पॉन्सिबल, सेल्फ रोटेशन is responsible for the origin of डुबलेट स्ट्रक्चर। डुबलेट स्ट्रक्चर किसकी वजह से बनता है, ये जो सेल्फ रोटेशन है, ओन एक्सिस में जो इलेक्ट्रॉन रोटेशन शो करता है उसकी वजह से हमारे पास ये डुबलेट स्ट्रक्चर बन जाती है। ये हमने देख लिया। अब हम डिस्कस करते हैं किसकी, हमने प्रिंसिपल क्वांटम की नंबर की भी वैल्यू देखी थी, मैग्नेटिक की भी, इजीमुथल की भी। अब हम देखते हैं स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी। सो स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हमारे पास, स्पिन जो है वो दो तरह का पॉसिबल है। या तो इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पिन करेगा क्लॉकवाइज, या तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ओन एक्सिस में स्पिन करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या इलेक्ट्रॉन जो है वो ओन एक्सिस में स्पिन करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो ये दो वैल्यूज के लिए पॉसिबल है। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज स्पिन मूविंग कर रहा है, यानी कि वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो उसको हम, उसकी वैल्यू होगी +1/2।
सो +1/2 उसकी वैल्यू होगी अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, +1/2। ये एमसीक्यूज के लिए आप याद रख लो। और अगर उनकी वैल्यू हमारे पास 1/2 होगी अगर वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर वो मूव कर रहा है, तो उनकी वैल्यू क्या होगी, -1/2 में। बाज एमसीक्यूज में ये वैल्यू नहीं आपको लिखा होगा, बाज एमसीक्यूज में ये एरो जो है वो बना देते हैं कि ये क्लॉकवाइज रोटेशन है या एंटी क्लॉकवाइज। अगर एरो उसने ऊपर की तरफ बनाई है तो इसका मतलब है ये क्लॉकवाइज रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर उन्होंने ये किया है, एरो का जो हेड है वो नीचे की तरफ बनाया है, तो इसका मतलब है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को जो है ना डिस्कस कर रहा है। सो ये हमने लिख ली। अब हम देखते हैं इसके बाद, कोई आपसे पूछ सकता है जब हमारे पास बॉन्ड बन जाता है, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ये एटम जो है इसका अपना इलेक्ट्रॉन और इस एटम का अपना इलेक्ट्रॉन, तो दो इलेक्ट्रॉन कैसे आपस में जो है ना बॉन्ड बना देते हैं। हमने तो पढ़ा था कि दो सेम चार्जेस जो है वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो ये बॉन्ड कैसे बन जाता है, या एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन कैसे रिजाइड करते हैं एक जगह पर, तो ये अब हम देखते हैं। सो हम लिख लेते हैं, हमारे पास ये है, यहां पर आप देख लो, ये हमारे पास क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होता है, यहां पर आप देख लो, ये इलेक्ट्रॉन जो है, हमने शायद आपने पढ़ा हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कि जब हमारे पास चार्ज जो है वो मूव करता है तो वो प्रोड्यूस कर देता है मैग्नेटिक फील्ड को अपने अराउंड। वो किसको प्रोड्यूस कर देता है, मैग्नेटिक फील्ड को। ये आप लिख लो, जब हमारे पास चार्ज जो है वो मूव करता है तो वो प्रोड्यूस कर देता है किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड को वो प्रोड्यूस करता है। जब हमारे पास चार्ज मूव करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। अगर आपने पढ़ा है तो सही है, नहीं तो आप जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चैप्टर में स्टडी कर लोगे, सेकेंड ईयर का जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उसमें। सो ये इलेक्ट्रॉन सपोज हमारे पास क्या कर रहा है, ये हमारे पास रोटेट कर रहा है किस डायरेक्शन में, ये हमारे पास रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यह हमारे पास रोटेट कर रहा है किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्लॉकवाइज रोटेशन शो कर रहा है, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। तो उसका हमारे पास साउथ पोल ऊपर होगा, नॉर्थ पोल जो है वो क्या होगा, नीचे होगा। और ये इलेक्ट्रॉन भी अपने ओन एक्सिस में क्या कर रहा है, रोटेशन शो कर रहा है। और इनकी जो हमारे पास वो होती है रोटेशन जो है वो कैसे होती है, वो हमारे पास होती है एंटी क्लॉकवाइज। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। और उनका जो साउथ पोल होगा वो नीचे होगा और नॉर्थ पोल उनका ऊपर होगा। तो दोनों ने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया। अब हम देखते हैं, अब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है किस फोर्स के जरिए। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है। कूलम लॉ में आप पढ़ते हो कि दो सेम चार्जेस जो है वो आपस में रिपेल करते हैं, तो उनकी जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास होती है फोर्स इज इक्वल टू कोलम्बिक फोर्स जो है Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। एक चार्ज जो है वो दूसरे सेम चार्ज को रिपेल करता है इस फोर्स के जरिए, यानी कि ये फोर्स लगाता है एक चार्ज दूसरे चार्ज पर। और यहां पर हमने पढ़ा कि ये जो मैग्नेट है ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये मैग्नेट आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये दोनों, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है थ्रू इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्जन, और यहां पर मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो दोनों की डायरेक्शन हमारे पास अपोजिट होती है
और दोनों की डायरेक्शन हमारे पास अपोजिट होती है और मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होता है, तो इस वजह से हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में रिजाइड करते हैं एक ही ऑर्बिटल में। सो ये हम लिख लेते हैं, टू इलेक्ट्रॉन resides in orbital दो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिजाइड करते हैं किस में, ऑर्बिटल में, ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्जन and magnetic force of attraction are equal in magnitude, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। और ये दोनों हमारे पास मैग्नीट्यूड में तो ये सेम होते हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन, और इनका डायरेक्शन हमारे पास क्या होता है, अपोजिट होता है। तो ये था हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में हमने डिस्कस किया बड़े डिटेल के साथ। होपफुली आपको मेरा ये जो लेक्चर है समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। गुड लक। दुआ में याद रखिए।